तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। एसिड बेस एंड साल्ट, ये हमारा चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड किए जाते हैं ना। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, और वन ऑफ देम, उसमें इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से एक जो टेस्ट ट्यूब है वह डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में आपका डिस्टिल्ड वाटर है। और बाकी जो अदर टू आपके टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में आपका एसिडिक है और दूसरे में क्या है, आपका बेसिक सोल्यूशन भरा हुआ है। सर, इफ यू आर गिवन ओनली रेड litmus paper, how you will you identify the content of each test tube? तो मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है ना, 3 टेस्ट ट्यूब है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब आपका बी है, और दिस इज टेस्ट ट्यूब सी, है ना। एक में वाटर है, मान लो एक में आपका वाटर 100% वाटर है ना। मतलब इस एक टेस्ट ट्यूब में क्या है आपका, जो ए है, बी है, सी, 3 टेस्ट ट्यूब है। बी में आपका मान लो सपोज है, बी में मुझे नहीं पता एसिड है कि बेस है, बस इतना तो पता है कि बाकी जो अदर टेस्ट ट्यूब है, एक में आपका एसिड है, एक में क्या है आपका बेस है। अब मेरे पास है क्या, मेरे पास आपका है केवल रेड लिटमस पेपर, है ना। अब चूंकि हम क्या करेंगे, तीनों तीनों टेस्ट ट्यूब में हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे और देखेंगे कि कलर कोई चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा। अगर टेस्ट ट्यूब आपका, जो टेस्ट ट्यूब में जो आपका कंटेंट रखा गया है, वह कंटेंट आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है ना, ब्लू में अगर चेंज कर देगा, तो जिस जो भी सोल्यूशन ऐसा करेगा, वह सोल्यूशन क्या रखेगा, आपका बेस रखेगा, है ना। क्या रखेगा, बेस। मान लो सपोज दैट आपका, अभी तो पता है, मान लो कि आपका जो टेस्ट ट्यूब था ए वाटर रखा था। मान लो सी वाले में डिप करने पे मुझे पता चला कि भाई मेरा जो रेड लिटमस पेपर था वह ब्लू कलर का चेंज हो गया। तो मैं ये कंफर्म हो गया कि भाई जो सी था, वो उस सी वाले टेस्ट ट्यूब में आपका बेसिक सोल्यूशन भरा था, है ना। बट अब चूंकि अब बात आई ए और बी की, है ना। अब ए और बी में से आपका कौन डिस्टिल्ड वाटर है, किसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर है और किसमें आपका एसिडिक सोल्यूशन है, मुझे आइडेंटिफाई करना था। अब मैं क्या करूं, अब जो आपका रेड रेड लिटमस पेपर जो आपने डिप किया था सी में, और ब्लू कलर का हो गया था ना। अब ये जो आपका, देखो, अब आपके पास क्या है, आफ्टर डिपिंग दी रेड रेड लिटमस पेपर इन दी टेस्ट ट्यूब सी, वी ऑब्टेन द ब्लू लिटमस पेपर, है ना। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बांट लेंगे, है ना। ये जो आपका ब्लू लिटमस पेपर था, जो रेड था वही आपका ब्लू हो गया था ना। अब आफ्टर डीपिंग आपने क्या किया, आपके पास मिला ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि वो ब्लू में चेंज हो चुका था। अब इसको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, है ना। एक हिस्से को मैं इस, जो ब्लू लिटमस पेपर था आपका, एक हिस्से को मैं, मान लो कि एक में दोनों हिस्से को मैंने अलग अलग, एक हिस्से को मैंने ए में डिप कर दिया, बी वाले हिस्से को बी, ए वाले एक हिस्से को मैंने ए में डिप कर दिया और दूसरे वाले हिस्से को मैंने बी में डिप कर दिया, है ना। अब जो सोल्यूशन आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, है ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, वह सोल्यूशन क्या होगा हमारा, वह सोल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। और जो नहीं कर पाएगा वह क्या होगा, आपका वाटर होगा, है ना। क्या होगा, वाटर। क्योंकि मुझे पता है, अच्छे से मुझे पता है कि आपका जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेसिक सोल्यूशन होता है वह रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, आपका ब्लू में चेंज कर देता है ना। और जो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल, है ना, वो क्या करता है आपका, ना तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर पाता है, ना तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर पाता है। यानी ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों ही न्यूट्रल मीडियम में आपके क्या होते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। यानी इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया, है ना। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा आपका
सोल्यूशन एसिडिक का कौन सा बेसिक था और किसमें आपका वाटर रखा गया था, है ना। जो सोल्यूशन आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा वह होगा बेसिक। बाकी आपके दो बच गए, है ना। अब वो जो ब्लू लिटमस पेपर आपने मिला है आपको, है ना, आफ्टर डीपिंग इन दी ब्लू बेसिक सोल्यूशन, उस ब्लू लिटमस पेपर को हम दो हिस्सों में बांट करके अलग अलग सोल्यूशन में डिप कर देंगे। अब जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा वो आपका एसिडिक होगा, बाकी जो दूसरा बचेगा वो क्या हमारा होगा, डिस्टिल्ड वाटर रखेगा, वो न्यूट्रल होगा, है ना। वाई यू शुड कर्ड एंड सौर सबस्टांस नॉट केप्ट इन दी ब्रास एंड कॉपर वेजल, है ना। क्यों मुझे दही को, कर्ड को, या कोई आपका खट्टा सबस्टांस, है ना, खाद्य पदार्थ, कोई खट्टा सबस्टांस हम ब्रास या हमें जो, क्यों मुझे या हमें कर्ड को या किसी खट्टे सबस्टांस को ब्रास या कॉपर वेजल में नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो मेटल होते हैं, मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मेटल साल्ट, है ना। अभी जो मेटल साल्ट होता है ये हमारे हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है ना, हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। सो चूंकि आपका जो ब्रास है, ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है ना, और जो कॉपर होता है वो तो आपका कॉपर मेटल से होता है। अब चूंकि अगर इसमें हम कर्ड या दही या खट्टे सबस्टांस को इसमें रखेंगे तो चूंकि आपका कर्ड क्या है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और जो सौर सबस्टांस है, सौर, है ना, ये जो खट्टा सबस्टांस है इसमें भी आपका एसिड पाए जाने के कारण से इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। यानी इन दोनों में ही क्या है, आपका एसिड प्रेजेंट है ना। अगर एसिड इसमें प्रेजेंट है, अगर इसको हम ब्रास या कॉपर वेजल में रख देंगे तो ए जो होगा क्या होगा, ए जो आपका कॉपर होगा यह रिएक्ट कर लेगा किसके साथ में, एसिड के साथ में जो इन सबस्टांस में प्रेजेंट है, और मेटल साल्ट आपका बनने के चांसेस है, और जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकते हैं ना। इसीलिए हम कॉपर या कॉपर वेजल या कोई अदर आपका मेटल, है ना, जो रिएक्टिव है, ऐसे मेटल के कंटेनर में हम लोग खट्टे सबस्टांस या दही को नहीं रखते हैं, है ना। इसका क्योंकि आपका जो मेटल होता है वह एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट बना लेता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, खतरा हो सकता है ना। विच गैस आर यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। जैसे मान लो आपका जिंक जो मेटल है, अगर मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दूं इस जिंक ग्रेनुअल्स को, तो आपका क्या होगा, JnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा ना। तो जनरली आपका क्या होता है, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हम्म। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कि मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल है ए, इसका कंपाउंड जो है ना, ये क्या करता है, इसका जो कंपाउंड जो मेटल आपका है, मेटल कंपाउंड ए, मतलब कोई कंपाउंड ए है जो कि इसमें मेटल है ना, मेटल का कंपाउंड है आपका ए। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस इफ्रीविसेंस, मतलब ये सनसनाहट की आवाज आती है, एक गैस रिलीज होता है, दी गैस इवॉल्व। और ये जो गैस रिलीज होती है, स्टिंग्स दी बर्निंग कैंडल, ये क्या करता है, जलते हुए कैंडल को बुझा देता है ना। अब मुझे पता है कि भाई अगर आपका कैंडल जल रहा था और गैस रिलीज होने से आपका कैंडल बुझ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गैस रिलीज हो रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना। अब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इट, एंड वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इट कैल्शियम क्लोराइड, और जो एक कंपाउंड बन रहा है इस रिएक्शन के दौरान वो आपका है कैल्शियम क्लोराइड। अब अगर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ से तो क्लोरीन आ जाएगा इसका, और यहाँ से ए जो था, ए में यानी इसका आपका जो एक कंपाउंड है वो कुछ और नहीं, कैल्शियम का कंपाउंड है। और खास करके जो गैस रिलीज हो रही है वो कंफर्म हो जा रही है कि भाई अगर गैस आपका जलता हुआ कैंडल बुझ जा रहा है, इसका मतलब आपकी गैस जो रिलीज हो रही है वो कुछ और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना।
अब इसका कैल्शियम का मुझे कंपाउंड लिखना है एक को, तो मेरा सबसे बेस्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगा और प्लस वाटर आपका बनेगा। यही गैस जो रिलीज हो रही है, यही जलते हुए कैंडल को बुझा देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा, है ना। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, why do HCl show acidic character in the aqueous solution while the solution of compound alcohol and glucose do not show the acidic character? क्यों ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है या नाइट्रिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन जो होता है, ये दोनों ही आपके एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी ये जो इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वह एसिडिक बिहेवियर शो करता है। बट जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज या आपका शुगर, है ना, तो इसका जो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन होता है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, ये आपका एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता है, ऐसा क्या है। तो ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, है ना। ये जब वाटर में डिजोल्व करोगे, ये तो आपका जो ग्लूकोज होगा डू नॉट डिसोसिएट। अगर ये डिसोसिएट नहीं होगा, अगर ये टूटेगा नहीं, तो आपका एच आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, डू नॉट प्रोड्यूस। और जब एच आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपका ये जो सबस्टांस है ग्लूकोज, ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा, क्योंकि एसिड ऐसे सबस्टांस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पे क्या देते हैं, एच आयन देते हैं। अगर एच आयन आपका डिसोसिएट नहीं होगा तो एच आयन नहीं मिलेगा, और एच आयन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा फिर वो एसिड नहीं कहलाएगा, है ना। क्योंकि एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, वाटर में डिजोल्व करने पे आपका वो सबस्टांस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। और इस सेम तरीके से आपका जो शुगर होता है ना, सुक्रोज जो होता है आपका, शुगर जो होता है, उसका फार्मूला था C12H22O11, है ना। इसको भी अगर वाटर में डिजोल्व करोगे, ये भी आपका डिसोसिएट नहीं होगा, डू नॉट डिसोसिएट। और जब डिसोसिएट नहीं होगा तो आपका एच आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब एच आयन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर आपका एक क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, है ना, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ऐसा क्यों होता है कि वाटर, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना, वाई एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपका जी होती है, वह दो कारण से प्रोड्यूस होती है ना। या तो आपका जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या तो आपका कोई आयन क्या होता है जब मूव करता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर की बात करोगे तो डिस्टिल्ड वाटर में आपके जो आयन प्रेजेंट होते हैं, आयन डिस्टिल्ड वाटर में ना, वो लगभग ना के बराबर होते हैं। क्या होते हैं ना, मतलब नेग्लेजिबल, इतने कम आपके आयन प्रेजेंट होते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, कि आपका जो करंट फ्लो होता है वो लगभग नेग्लेजिबल के इक्वल होता है। यानी आपका प्योर वाटर जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बट अगर इसमें आपने एसिड डिजोल्व करके रखा है, यानी एक्वस सोल्यूशन बना लिया है आपने एसिड का, तो चूंकि इसके एसिड क्या करते हैं, वाटर में प्रोड्यूस, वाटर में डिजोल्व होने पे एच आयन देते हैं ना। अभी जो एच आयन है आपका, एच आयन क्या करेगा, एक्वस सोल्यूशन में देखो, अगर इसमें आपने एसिड डिजोल्व करके रखा है, तो चूंकि एसिड क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व होने पे एच आयन देते हैं, यानी इसके मतलब हुआ कि इस वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, है ना। और साथ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रोड डिप करोगे और यहाँ पे उसको एक बैटरी से जोड़ दोगे और यहाँ पे बीच में एक बल्ब लगा दोगे ना, है ना, तो क्या होगा, आपका इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, इसके सोल्यूशन में आपका हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन आयन जब प्रेजेंट है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करोगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, है ना। और ये जो आपका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन के अंदर आयन मूव कर रहा है, अब आयन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, है ना। इसका मतलब होगा कि ये आपका जो वाटर था, ये आप कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच आयन इन द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ, because in the solution of, in the solution of aqueous solution of acid, it conduct the electricity। अगला है आपका, वाई ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ डाई लिटमस पेपर। जो आपका ऐसा क्यों होता है कि आपका जो ड्राई लिटमस पेपर होता है, कहाँ गया, यहाँ पे, जो ड्राई लिटमस पेपर होता है, ड्राई ड्राई HCl गैस है ना, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस,
ए ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ए आपका ड्राई लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं चेंज करता है ना, ड्राई लिटमस पेपर। वाई ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, कोई भी अगर आपका एसिड है, एनी एसिड, सो इट्स एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर का मतलब हुआ आपका प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, है ना। कोई आपका एसिड एसिडिक बिहेवियर तब शो करता है जब, देखो, कोई एसिड आपका एसिडिक बिहेवियर शो करता है इन एनी, इन वाटर, इन वाटर। कोई भी एसिड अपना एसिडिक करेक्टर वाटर में शो करता है ना। जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी आपका कोई एसिड अपना एसिडिक करेक्टर शो करेगा। क्योंकि आपका ड्राई HCl जो गैस है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ड्राई का मतलब हुआ नो वाटर, है ना। ये आपका गीला नहीं है, अगर गीला नहीं है तो वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, और जब आपका वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये आपका, है ना। अब चलो ठीक है, यहाँ पे आपका ड्राई था, कोई बात नहीं। अगर आपका ये जो लिटमस पेपर है, अगर ये भीगा होता, क्या होता, वेट होता, भीगा होता, तो जब HCl इस लिटमस पेपर पे आपका पास आउट किया जाता, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस था वो वह वाटर के संपर्क में आता, और जैसे वाटर के संपर्क में आता तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये आपका टूट जाता, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता, और हाइड्रोजन आयन आपका प्रोड्यूस होता। और जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता तो आपका एसडी करेक्टर शो करने लगता, ए गैस। बट ऐसा नहीं है, ये आपका जो लिटमस पेपर है ये भी ड्राई है ना। तो ड्राई होने की वजह से आपका ये जो HCl है वो टूट नहीं पाएगा इस पे जब पास आउट किया जाएगा तो भी, है ना, क्योंकि ड्राई है, यहाँ पर भी वाटर नहीं है। तो वाटर, दोनों में वाटर नहीं है ना, एक में भी अगर वाटर होता, अगर वाटर एक में भी प्रेजेंट होता तो आपका लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाता, बट ऐसा नहीं है ना। इसीलिए आपका ये जो HCl गैस है ये आपका एसडी करेक्टर शो नहीं कर पाता, और जब एसडी करेक्टर शो नहीं कर पाएगा तो इसका कलर चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका आंसर यही होगा कि एनी एसिड शो एसडी बिहेवियर इन द aqueous solution, here there is no water, so HCl does not show the its SD character, and hence color of dry litmus paper does not change। And जब आपका एसडी करेक्टर नहीं शो करेगा फिर कलर कैसे चेंज हो पाएगा, क्योंकि लिटमस पेपर का तो रंग आपका एसिड या बेस ही चेंज करते हैं ना, या न्यूट्रल आपका चेंज होता है न्यूट्रल कंडीशन में। अगला क्वेश्चन मेरा, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid। जब हम किसी कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ये मान लो हमारा टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में मेरा क्या रखा हुआ है, आपका कंसंट्रेट, कंसंट्रेट एसिड, है ना। अब इसे मुझे डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए मुझे वाटर मिलाना पड़ेगा ना। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एडेड टू वाटर, यानी वाटर में हम क्या ऐड करते हैं, वाटर में हम ऐड करते हैं क्या, एसिड ऐड करते हैं। ना कि ऐसा, हम तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि एसिड में हम वाटर ऐड करते, है ना। तो चूंकि वाटर और एसिड आपका संपर्क में आता है ना, तो दोनों केस में क्या होता है, आपका जो एसिड था वो डाइल्यूट हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, ये वाला जो तरीका है, कौन सा तरीका, कि आप वाटर को ऐड करें एसिड में, ये तरीका आपका गलत है। आप एसिड को ऐड करिए वाटर में, ये तरीका सही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपका बीकर रखा हुआ है ना, ये बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में क्या रखा हुआ है, वाटर, है ना, वाटर। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो ना, एसिड ऐड कर रहे हो। तो एसिड आपका वाटर के संपर्क में आएगा और एसिड जो होगा इस वाटर में फैल जाएगा। तो क्या होगा, जो एसिड का कंसंट्रेशन था वो घट जाएगा, यानी डाइल्यूट हो जाएगा एसिड ना। लेकिन चूंकि जब ये आपका डिजोल्व होता है एसिड वाटर में तो आपका हीट प्रोड्यूस होता है ना, हीट प्रोड्यूस होता है। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस हीट को अगर ये वाटर आपका एब्जॉर्ब कर लेता है ना,
तो आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह ये ग्लास को पिघला नहीं पाएगा ना। ये जो ग्लास की जो आपका बीकर है, ये बीकर जो आपका बीकर की जो वाल है ना, जो आपका वाल है, ये वाल आपका मेल्ट नहीं हो पाएगा। और जब वाटर आपका ये वाल मेल्ट नहीं होगा तो ये इसके टूटने की चांसेस नहीं होंगे, है ना। तो when we add acid in water, heat produce and and this heat are absorbed by water। ये वाटर क्या करता है, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हीट डज नॉट हीट हीट डू नॉट डू नॉट रीच एट द वॉल एंड, ऐसे नहीं, ऐसे when we add acid in water, then heat is released and this heat are absorbed by water, so chances of bursting of the wall of beaker is negligible। उससे क्या होगा आपका, जब आप एसिड को वाटर में ऐड करोगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और वाटर जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका जो ग्लास की वाल है इसके फटने के चांसेस नहीं होंगे। अगर फटने के चांसेस नहीं होंगे तो आपका आप सेफ रहोगे। बट क्या होगा अगर आप क्या करते हो, बीकर है, इस बीकर में आपका एसिड रखा हुआ है ना, अब ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो हीट तो इस केस में भी आपका जनरेट होगा, है ना। तो हीट इस केस में भी प्रोड्यूस होगा। अब जो हीट है, इस हीट को एसिड क्या करता है आपका, एसिड जो होता है वह आपका एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा इस हीट को, तो जो हीट होगा वह हीट इसके वाल के तक पहुंच जाएगा, है ना। और वाल तक जब पहुंच जाएगा तो वाल जो इसका है आपका बीकर का वाल, ये आपका गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट हो जाएगा तो आपके फटने के चांसेस होंगे ना। अब ये अगर ब्रस्ट हो गया, अगर मान लो आपका बीकर या टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब आपने लिया है तब की बात है, तो क्या होगा, आप जल सकते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई एसिड जो होते हैं वह एसिड जो होते हैं वह वो क्रोड कर देते हैं ना। यानी ये क्या होते हैं आपके, जो एसिड होते हैं या बेस जो होते हैं वह आपका डेंजरस होते हैं आपके आपकी हेल्थ के लिए। अगर ये आपकी स्किन में पड़ गए तो आपकी स्किन को, या अगर आपका पेपर है या आपका स्किन के ऊपर पड़ गया या ऊद के ऊपर पड़ गया या क्लॉथ के ऊपर पड़ गया, तो उसको क्या कर देंगे, जला देंगे, क्रोड कर देंगे, है ना। फफोले आपकी स्किन पे डेवलप कर देंगे, है ना। इरिटेशन पर पेन बहुत ज्यादा होगा अगर आपकी स्किन के ऊपर एसिड या बेस गिर गया, है ना। तो अगर भाई बीकर फट गया तो आपके लिए खतरा हो सकता है ना। यानी एसिड या जो बेस होते हैं वो क्या होता है, आपके क्रोसिव नेचर के होते हैं ना। अब वो अदर बात है कि आपका जो मिनरल एसिड होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है इन कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या है, हाउ इट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन आप जब डाइल्यूट करते हो ना, व्हेन अफेक्टेड व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। एक सोल्यूशन है ना, जो कि किसी बीकर में लिया गया है। अब इस सोल्यूशन को अगर हम मैं डाइल्यूट करता हूँ, क्या करता हूँ, डाइल्यूट करता हूँ। तो डाइल्यूट करने के केस में क्या होगा आपका, इसमें इस सोल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट था, इसका कंसंट्रेशन आपका घटता है ना। डाइल्यूट करने पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब किस तरीके से आपका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अफेक्टेड होता है। तो डाइल्यूट करने पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटता है, डिक्रीज होता है। How is the concentration of hydroxide and affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। तो एक आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। तो इसके सोल्यूशन में आपका क्या प्रेजेंट होगा, आपका हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा, है ना। क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसके सोल्यूशन में जब हम एक्सेस में क्या ऐड करेंगे, आप बेस, बेस का मतलब हुआ कि आपका जो बेसिक सबस्टांस होता है वह वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जब आप एक्सेस में बेस ऐड करोगे इसके एक्वस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों, कि भाई हाइड्रोक्साइड आयन जो आप ऐड कर रहे हो बेस, उस बेस में भी हाइड्रोक्साइड आयन है और ऑलरेडी आपका हाइड्रोक्साइड आयन था, तो ओवरऑल आपका है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा,
बढ़ेगा। और जब नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा। और जब कंसंट्रेशन आपका हाइड्रोक्साइड आयन का बढ़ेगा तो क्या होगा आपका? हाँ, यही पूछ रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कह रहा यू हैव टू सोल्यूशन, आपके पास दो सोल्यूशन है, ए एंड बी, है ना? ए एंड बी। ए का पीएच है आपका 6 और बी का पीएच है आपका 8। विच सोल्यूशन हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कौन सा सोल्यूशन है आपका हायर कंसंट्रेशन रखता है? तो हम जानते हैं भाई, पीएच जो होता है वह लॉग ऑफ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन होता है। यानी आपका पीएच जो होता है वह घटेगा अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? उल्टा का, रेसिप्रोकल का होता है ना, उल्टा, इन्वर्टेड। तो अगर इनके बीच में उल्टा का संबंध होता है तो पीएच अगर ज्यादा होगा, है ना, अगर पीएच ज्यादा होगा तो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो पीएच किसका ज्यादा है भाई? इसका पीएच ज्यादा है तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा आपका? कम होगा। और इसका क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, है ना? तो इसका मतलब होगा, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में देखूंगा तो बी का ज्यादा होगा आपका, नहीं, बी का क्या होगा? कम होगा, ए का ज्यादा होगा, है ना? अगर मैं पीएच का ऑर्डर लिखूंगा तो पीएच केस में आपका क्या होगा? पीएच केस में अगर देखूंगा तो पीएच आपका ज्यादा किसका होगा? बी का, इन कंपेयर टू ए। और अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन देखूंगा तो इसका उल्टा, इस तरीके से, है ना? फिर आगे पूछ रहा है, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच ऑफ वन इज बेसिक। तो हम जानते हैं अगर पीएच मेरा 7 से क्या हुआ? ज्यादा हुआ तो बेसिक होगा, अगर 7 से कम हुआ तो एसिडिक होगा। यानी ए वाला जो आपका सोल्यूशन है, ए आपका एसिडिक होगा और ए वाला आपका बेसिक होगा। सिंपल सी बात, है ना? What effect does concentration of hydrogen ion have on acidic nature of the solution, है ना? चलिए देखते हैं। कह रहा है व्हाट अफेक्ट, क्या अफेक्ट करता है, इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर आपका बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो आपका एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगा तो एसिडिक नेचर घटेगा, क्योंकि एसिड होने, एसिड जो है, एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन आयन के कारण से है। तो अगर एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन आयन के कारण से है तो हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ेगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी का भी बढ़ेगी, है ना? एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। टू बेसिक सोल्यूशन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आयन, यस। क्यों? क्या कोई बेसिक सोल्यूशन, क्या कोई बेसिक सोल्यूशन आपका हाइड्रोजन, क्या बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? यस होते हैं। बट होते हैं, बट अगर आप बात करते हो हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वह ज्यादा होता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। होता तो है, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन आपका वाटर में बना गया होगा ना, वाटर में। तो वाटर में तो आपका एच आयन और ओ एच आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना? क्योंकि वाटर का ऑटो आयनाइजेशन होता है, वाटर जब टूटता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है और आपका हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो वाटर के डिसोसिएशन के कारण से हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट होंगे, बट हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। यही अंतर होगा, इसीलिए वो सोल्यूशन क्या है आपका? बेसिक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर आपका हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन तो सोल्यूशन कैसा होगा आपका? बेसिक होगा। अगर आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन तो आपका कैसा होगा? सोल्यूशन एसिडिक होगा, है ना? अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, है ना? किस कंडीशन पे फार्मर जो है वह ट्रीट करना चाहिए फार्मर को अपने खेतों को विथ क्विक लाइम, है ना? क्विक लाइम तो बेसिक सबस्टांस है भाई। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का है ना? तो बेसिक सबस्टांस को आप ऐड कर रहे हो ना अपने खेतों में। यानी इसका मतलब हुआ कि आपका जो खेत था, जो फील्ड आपका था, खेत था,
वो एसडी, उसकी जो आपका सॉइल है वो एसडी करेक्टर का है ना, क्योंकि आप बेस ऐड कर रहे हो। बेस तो आपका एसिड को, जो एसिड आपका प्रेजेंट है सॉइल में, उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ऐड करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं भाई, जो सॉइल होता है, सॉइल आपका, सॉइल में प्लांट का जो ग्रोथ होता है वह एक डिफिनिट पीएच पे होता है। कितने पीएच पे होता है? तो सॉइल आपका, अगर सॉइल का पीएच 7 के करीब है ना, नियर अबाउट 7 है, तो आपका सॉइल में जो ग्रोथ होगा वो अच्छे से होगा प्लांट का। अगर मान लो किसी वजह से आपका सॉइल एसिडिक हो गया है, मान लो एसिड रेन हुई, और एसिडिक रेन होने की वजह से आपकी जो खेत थे, जो सॉइल थे, वो एसिडिक करेक्टर के हो गए, जो सॉइल था वो आपका एसिडिक करेक्टर का हो गया। तो मुझे कुछ ऐसा सबस्टांस ऐड करना पड़ेगा ताकि जो एसिड आपका है ना, उस एसिड जो प्रेजेंट है आपका सॉइल में, वो आपका न्यूट्रलाइज हो सके। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस ऐड करते हैं, है ना, क्योंकि एसिड का दुश्मन तो बेस ही है। व्हाट आर दी कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, इसका क्या कॉमन नेम है? तो इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और इसका जो आईपीएससी केमिकल नेम है, वो केमिकल नेम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेम दी सबस्टांस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। उस सबस्टांस का नाम लिखिए जिसको हम, अगर किसके साथ ट्रीट कर दे, क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दे, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेंड होता है। तो वो सबस्टांस है हमारा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, है ना। यानी कि ये इसका नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। जो होता है वह कहलाता है स्लैक्ट लाइम, है ना, स्लैक्ट लाइम। तो स्लैक्ट लाइम को अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ अगर ट्रीट कर दूं, तो मेरा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा, COCl2 का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O, है ना। यानी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। यानी आपका वो सबस्टांस जो पूछ रहा है वह आपका कुछ और नहीं, स्लैक्ट लाइम है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या, कि उस सबस्टांस का नाम बताइए जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है ना। हार्ड को क्या कर देता है? सॉफ्ट बना देता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो 10H2O, है ना। दिस इज वॉशिंग सोडा। हार्ड वाटर आपका जो होता है, हार्ड वाटर आपका क्यों होता है? जब आपका वाटर में मैग्नीशियम आयन, है ना, या कैल्शियम आयन आपके प्रेजेंट होते हैं, तब आपका वाटर कैसा होता है? हार्ड होता है ना। अब इसमें अगर वॉशिंग सोडा आप ऐड कर दोगे, तो सोडियम जो कार्बोनेट है ना, वह आपका, ये जो कार्बोनेट है ना, वो कार्बोनेट आपका, जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, यह क्या करेगा? मैग्नीशियम आयन को यहाँ पे आपका रिप्लेस, मैग्नीशियम आयन जो होगा ना, वो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाएगा, जो कि क्या होता है आपका वाटर में। ये आपका यहाँ पे अगर आप सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दोगे, तो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब जब आप सोप ऐड करोगे इसमें, तो आपका ये जो सोडियम आयन है ना, इस सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? आपका सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCON, यहाँ पे N पे, जो कि क्या होता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ओवरऑल आपका ये है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, कि आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वह हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में यूज किया जाता है। फिर कह रहा है व्हाट हैपन इफ द कंसोल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोल्यूशन को हम जब हीट करते हैं तो क्या होता है? कुछ क्या होगा आपका, यहाँ से आपका ये सोडियम कार्बोनेट आपका डिकम्पोज होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट,
क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, है ना। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और इसको हम बोलते हैं सोडा अस। क्या बोलते हैं, सोडा अस। सोडा, सोडा की राख, है ना। राइट द इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, है ना। और जब इसमें आप वाटर ऐड करते हो तो ये वाटर क्या करता है आपका, यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाता है और बना लेता है 2H2, है ना। दिस इज जिप्सम। और जो जिप्सम होता है वह हार्ड होता है ना। यानी जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, इस अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के संपर्क में आएगा तो आपका वो हार्ड मटेरियल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं।